नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम छठी कक्षा की हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण आनंद के तीसरे पाठ शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ण दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वर्ण को किसी भी प्रकार से जोड़ दें। जैसे यहाँ पर मलताहज और स्कतपु, ये ऐसे वर्ण जोड़े हुए हैं। अगर हम परिभाषा को देखें कि वर्णों का ऐसा समूह, तो वर्णों का समूह तो ये है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द क्या कहलाता है? शब्द वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ हो, यानी इन शब्दों को, इन वर्णों को इस प्रकार लिखा जाए जिसका कि एक अर्थ निकले, तब वह शब्द कहलाता है। हम परिभाषा के रूप में ये लिख सकते हैं कि वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह यानी ये वर्ण हैं और इनका ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, और स्वतंत्र समूह, और जो स्वतंत्र हो, दूसरों पर आश्रित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे यहाँ पर मलताहज था, ये शब्द नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर इन्हीं वर्ण को हम सही ढंग से लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? ताजमहल। ऐसे ही स्कतपु, ये क्या है? पुस्तक। तो इन वर्णों को जब हमने सार्थक रूप से मिला दिया, हमने ढंग से मिला दिया, तो ये शब्द बन गए, और इन शब्दों का अपना एक अर्थ है, इसलिए ये शब्द हैं। कभी कभी हम जब भाषा बोलते हैं तो हम कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। निरर्थक कौन से शब्द होते हैं? निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका जो अर्थ है कुछ नहीं होता, लेकिन हम ऐसे ही उसे यूज़ करते हैं। जैसे चाय वाय, खाना वाना, मुझे चाय वाय पीनी है, मुझे खाना वाना खाना है। तो यहाँ पर जो ये वाय और वाना होते हैं, इनके कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग क्या करते हैं? अपने कंफर्ट जोन के लिए या अपने अनुसार वो भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। और ये सारे शब्द, जैसे चाय वाय का वाय है, खाना वाना का वाना है, ये क्या कहलाता है? ये निरर्थक शब्द कहलाता है, जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता। लोग केवल अपने आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद हैं? तो शब्दों के 4 भेद हैं। शब्दों के हम 4 प्रकार से भेद कर सकते हैं। नंबर 1, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द का जन्म कैसे हुआ, इसके आधार पर। रचना के आधार पर, शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द की रचना कैसे हुई, उसके आधार पर। प्रयोग के आधार पर, यानी हम शब्द का प्रयोग किस रूप में करते हैं, वाक्य के अंतर्गत हम शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके आधार पर। और अर्थ के आधार पर, शब्द का अर्थ क्या है, उसके आधार पर। हम इंग्लिश में कह सकते हैं वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, एंड वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन, एंड वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। इस 4 प्रकार से, इन 4 प्रकारों से हम शब्द का भेद कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी हमारी जो शब्द हैं वो कैसे बने, कैसे वो हिंदी भाषा में आ गए, तो उसके आधार पर हम शब्द का भेद करते हैं। हिंदी भाषा की जननी मूलतः संस्कृत है। जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, और हिंदी भाषा की जननी भी संस्कृत है, क्योंकि वह हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। परंतु समय के साथ साथ भाषा में कुछ शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। लोग अपने अनुसार शब्दों को बदलते रहते हैं, इसलिए शब्दों का बदलाव कर दिया गया और हिंदी भाषा का जन्म हो गया। कुछ शब्द अन्य भाषाओं से आकर उनमें शामिल होते रहते हैं, और कुछ शब्द समय बाद किसी उसी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कुछ शब्द तो हिंदी के मूलतः अपने शब्द थे, कुछ शब्द उन्होंने संस्कृत से लिए, कुछ उन्होंने परिवर्तित कर दिए, कुछ देश में कहीं पर प्रयोग हो रहे थे, उन्हें वो शब्द अच्छे लगे तो वो उस भाषा के अंतर्गत आ गए। फिर कुछ और दूसरी भाषाओं के शब्द थे जो हमने अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने शुरू कर दिए। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये हमने स्रोत या उत्पत्ति के आधार के अंतर्गत लिए। तो इनको हमने 4 भेदों में बांट दिया। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशी।
तो तत्सम शब्द कौन से हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और हिंदी भाषा में हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हमने ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए और उन्हें हम प्रयोग करने लगे, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कर्म, कर्म शब्द का मतलब है काम करना, तो ये हमने संस्कृत में भी हम इसका प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी। दुग्ध यानी दूध, वधु यानी बहू, ग्राम यानी गांव। तो ये वो शब्द हैं, ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो संस्कृत के शब्दों का एज इट इज प्रयोग जो हिंदी में होता है उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? कि वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से बदलकर बने, यानी इन्हीं शब्दों को, कुछ शब्दों को हमने बदलकर उन्हें हमने हिंदी में प्रयोग किया, तो वो तद्भव शब्द हो गए। जैसे कर्म था, कर्म का भी प्रयोग हम करते हैं, अगर हम कर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो वो तत्सम शब्द है, लेकिन कर्म को हमने काम में बदल दिया तो काम जो है वो तद्भव हो गया। दुग्ध तत्सम शब्द है, लेकिन दुग्ध को जब हमने दूध में परिवर्तित कर दिया तो वो तद्भव शब्द है। ऐसे ही वधु तत्सम शब्द है, लेकिन वधु को हिंदी भाषा में हमने बहू में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम, ग्राम को हमने हिंदी भाषा में गांव कर दिया। तो ये वो शब्द हैं जिन्हें हमने संस्कृत के शब्दों में परिवर्तित करके बनाया है। तो संस्कृत के शब्दों को बदलकर जो हम हिंदी भाषा में शब्द बनाते हैं वे तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा है देशज शब्द। देशज, जैसे हम भारत में रहते हैं और भारत में हमारे बहुत सारे राज्य हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे देश में जिस प्रकार अनेक भाषाएं तथा बोलियां हैं, हिंदी में जो शब्द दूसरी बोलियों या लोक भाषाओं से आए हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने हिंदी की विभिन्न बोलियों से या लोक भाषाओं से ग्रहण कर लिए, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, जूता, गाड़ी, रोटी आदि। मतलब इनके अलावा अगर हम साउथ की बात करें, अगर हम डोसा, इडली, हम किसी के फूड की बात करें, हम अलग अलग राज्यों के खान पान की बात करें, तो हम उनके खान पान को हमने वैसे ही एक्सेप्ट किया है। तो अगर हम डोसा इडली की बात कर रहे हैं तो डोसा इडली साउथ का, मतलब साउथ का, दक्षिण भारत के लोगों का शब्द है, लेकिन हम उसे पूरे देश में प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द क्या हो गया? ये देशज शब्द हो गया, जो अपने ही देश के अलग अलग राज्यों से हमने ग्रहण किया। इसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है? हिंदी में अनेक शब्द उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली आदि अन्य भाषाओं से आए हैं। यानी हिंदी में केवल वही शब्द नहीं है जो हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा या देशज से हैं, हमने विदेशी भाषाओं से भी बहुत से शब्द हिंदी भाषा में लिए हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मोटर, टेलीफोन, रेडियो। अब कंप्यूटर की जो खोज हुई वो दूसरे देश ने की। मोटर, टेलीफोन, रेडियो, पेन, बल्ब, ऐसे बहुत सारे खोज हैं जो अलग अलग देशों में हुई हैं, तो हमने उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया है। हम बल्ब को बल्ब ही कहते हैं, ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट ही कहते हैं, हम मोटर को मोटर ही कहते हैं। तो ये वो विदेशी शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में कर रहे हैं, लेकिन इनको हम विदेशी शब्दों के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि हमने ये वहाँ से अपनाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पे और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, यानी अलग अलग सोर्सेस से जहां से हमने इन शब्दों को ग्रहण किया, वो 4 प्रकार के हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसके बाद यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने दिए हैं। तत्सम यानी वो संस्कृत शब्द, और तद्भव जो हमने संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव दोनों हैं। पत्र पत्ता बन गया, मस्तक माथा, पुष्प फूल, कपाट किवाड़, आश्रय आसरा, अश्रु आंसू, धैर्य धीरज, ताम्र तांबा, चंद्र चांद, दंड डंडा, दुर्बल दुबला, मुक्ता मोती, जंघा जांग, अग्नि आग, अंगुली उंगली, गृह घर, जिह्वा जीभ, आम्र आम, घृत घी, हस्ती हाथी, कूप कुआं, नृत्य नाच, शाक साग, पिपासा प्यास, उच्च ऊंचा, अर्ध आधा, वर्षा बरखा, कोकिला कोयल, कर्ण कान, सूत्र सूत, श्रृंगार सिंगार, रात्रि रात, कार्य
काज, कर्म, काम, चूर्ण, चूरण, दधी, दही, छिद्र, छेद, सत्य, सच, शत, सौ। तो आप ये देखेंगे कि ये तत्सम शब्द जो हैं ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और इन संस्कृत शब्दों को जो हमने का जो परिवर्तित रूप है वह तद्भव शब्द कहलाता है। इसके बाद हम कुछ विदेशी शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वो शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के शब्द जो हमने हिंदी भाषा में लिए, अरबी व फारसी के जो शब्द हमने हिंदी भाषा में लिए, तुर्की व पुर्तगाली के वो शब्द जो हमने हिंदी भाषा में लिए। अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अंग्रेजी से कौन से शब्द लिए, मीटर, डॉक्टर, पेन, सिनेमा, बस, रेल, कंपनी, डायरी, मशीन, जज, फीस, कोर्ट, डेस्क, पॉकेट, पोस्टकार्ड, फुटबॉल, क्रिकेट, स्कूल, मोटर, रिक्शा, पुलिस, साइकिल, गैस, टॉफी, मिनट। अरबी व फारसी से कौन से लिए, कालीन, हाजिर, नकल, कैदी, कदम, अक्ल, खत, कलम, अमीर, दाग, चश्मा, इरादा, आईना, औलाद, जहाज, ईमान, आदमी, उस्ताद, गरीब, मतलब, आसमान, शादी, बेगम। तुर्की व पुर्तगाली से कौन से लिए, कैंची, साबुन, लाश, कमीज, तोप, चाबी, चाकू, फीता, कारतूस, गमला, तिजोरी, बिगुल, बाल्टी, गलीचा, खंजर, तौलिया, कमरा, गोदाम, कनस्तर आदि। तो आप देखेंगे, आपने अभी इन शब्दों को सुना और आप ये सोच रहे होंगे कि इन शब्दों का प्रयोग तो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचने का प्रयत्न किया कि ये शब्द कहाँ से आए हैं। तो इन सब के विषय में जानना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी के कौन से शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, अरबी व फारसी, तुर्की व पुर्तगाली, और इसके अलावा और भी अनेक भाषाएं हैं जहाँ के शब्दों का प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। उसके बाद रचना के आधार पर, हम रचना के आधार पर शब्दों का भेद किस प्रकार करते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द की बनावट कैसे हुई, इसके आधार पर भी हमने इसे 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। अब रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ क्या होते हैं, तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। रूढ़ शब्द, रूढ़ क्या है, जो शब्द अपने आप में पूरे हैं तथा किसी दूसरे शब्द के मिलने से नहीं बनते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अब रूढ़ शब्द जो होते हैं ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है, पूरा शब्द होता है जिसे किसी की हेल्प के बिना ही बोला जाता है और इनके अपने अर्थ होते हैं। यानी जब से किसी भाषा की रचना हुई और जिन शब्दों की रचना हो गई कि हम इसे चीता कहेंगे, हम इसे पक्षी कहेंगे, हम इसे पुस्तक कहेंगे, हम इसे आँख कहेंगे, हम इसे नाक कहेंगे, हम इसे गला कहेंगे, तो हिंदी भाषा में जो शब्द पहली बार ही बन गए और जो अपने आप में पूरे हैं और जिनका अपना एक अर्थ है, वो सब क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है, जैसा कि इस शब्द से ही क्लियर है, योग, यहाँ पर क्या है, योग। योग से क्या मतलब है, जुड़ना, यानी जहां पर 2 शब्द जुड़ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़ रहे हैं। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यौगिक का अर्थ क्या है, जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़ जाते हैं और उनसे मिलकर जो शब्द बनता है वो कहलाता है यौगिक शब्द। और योग का अर्थ क्या है, जुड़ना। अर्थात ये शब्द रूढ़ शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाकर बनते हैं। जैसे रूढ़ शब्द तो अपने आप में पूरा था, तो यौगिक शब्द में क्या है कि पहला शब्द अपने आप में पूरा है और दूसरा हम कोई प्रत्यय भी लगा सकते हैं, हम कोई पूरा शब्द भी लगा सकते हैं, हम किसी भी प्रकार से 2 शब्दों को जोड़कर शब्द का निर्माण कर सकते हैं, जो कि यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। यौगिक शब्दों के खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। रूढ़ शब्द का हमने पढ़ा था कि उसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन यौगिक शब्द क्या हैं, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यज्ञशाला
यज्ञशाला, यज्ञशाला में यज्ञ अपने आप में पूरा शब्द है और शाला, शाला जो है यहाँ प्रत्यय है, तो यज्ञशाला क्या बन गया, ये है यौगिक शब्द क्योंकि ये दो शब्दों का मेल है। उसी प्रकार नमकीन, नमक प्लस इन, यहाँ इन प्रत्यय लग गया और नमक अपने आप में पूरा शब्द है, तो नमकीन। कुरूप, कु यहाँ पर उपसर्ग है और रूप जो है वो शब्द है। अब उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो हम कैसे भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर। तो कुरूप, कुरूप में भी ये दो शब्दों का मेल है, तो ये क्या बन गया, यौगिक शब्द। इसी प्रकार अब हमारा अगला है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है, हमने रूढ़ पर पढ़ लिया, हमने यौगिक पढ़ लिया, अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है, कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें दिखते कुछ और हैं, हम उसे लिखते किसी तरीके से हैं, लेकिन उनका अर्थ तो कुछ और ही प्रकट होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं पीताम्बर, जलज, नीलकंठ आदि। वैसे तो पीताम्बर का अर्थ है जिसका वस्त्र पीला हो, अगर हम इसका टुकड़े करें तो पीत प्लस अंबर, पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। पीला है वस्त्र जिसका या जिसका वस्त्र पीला हो, अगर हम इसका अर्थ करें तो इसका अर्थ यह आता है। लेकिन जो पीताम्बर शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमने इसका अर्थ किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिया, इसलिए ये जो पीताम्बर शब्द है ये क्या कहलाएगा, योग रूढ़। इसी प्रकार जलज, जलज का अर्थ क्या है, जो जल में पैदा हुआ। लेकिन जल में तो बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन जलज शब्द सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कमल के लिए। उसी प्रकार अगर हम नीलकंठ की बात करें, नील का अर्थ होता है नीला और कंठ का अर्थ होता है गला। नीला है कंठ जिसका, इसका जो सार्थक अर्थ होगा वो यही होगा। लेकिन जब हम नीलकंठ को भगवान शिव के रूप में लेते हैं, एक व्यक्ति विशेष के रूप में लेते हैं, तो वो शब्द नीलकंठ शब्द जो है वो योग रूढ़ कहलाता है। तो बच्चों, रचना के आधार पर ये हमने शब्दों को 3 भागों में बांटा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद हम आते हैं प्रयोग के आधार पर, यानी हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कैसे करते हैं, उसके आधार पर भी शब्द को 2 भागों में बांटा गया, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार क्या है, परिवर्तन, यानी जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें विकार नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसको हम एज इट इज प्रयोग करते हैं हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी वचन हो, चाहे कोई भी लिंग हो। इन शब्दों का प्रयोग हमें हमेशा एक ही प्रकार से करते हैं, इसका हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अब विकारी शब्द कैसे हम प्रयोग करते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होते हैं, यानी लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, वचन के अनुसार बदल जाते हैं, कारक के अनुसार बदल जाते हैं, काल के अनुसार बदल जाते हैं, वे शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द। और विकारी शब्द कौन से हैं, 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ये सब कैसे हैं, परिवर्तनशील, हम इनको बदल सकते हैं। जैसे संज्ञा में अगर हम बालक लें, तो जब बहुत सारे बालकों की बात होती है तो हम बालक का बालको कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये परिवर्तनशील है। बालक जो है केवल बालक के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा, वो बालकों के रूप में भी प्रयोग हो रहा है। तो हम संज्ञा शब्द में परिवर्तन करते हैं, इसलिए संज्ञा विकारी शब्द है। उसके बाद सर्वनाम, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं, लेकिन अगर मेरे साथ 2-3 लोग और हैं तो मैं हम का प्रयोग करूंगी। अगर मुझे अपने लिए कुछ बोलना है तो मैं मुझे या मैंने का प्रयोग करूंगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि सर्वनाम में मैं अपने अनुसार शब्दों का प्रयोग करती हूँ, यानी इनमें परिवर्तन होता है, सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन होता है, मैं हम में बदल जाता है या हम दोनों में बदल जाता है, तो इसलिए ये क्या है, विकारी शब्द। उसके बाद विशेषण। अब विशेषण में जैसे हरा रंग है, ये विशेषण है, किसी की विशेषता है। अगर मैं कहूँ हरी मिर्च, तो ये विशेषता है मिर्च की, लेकिन मैं वाक्य के अनुसार उसे हरा भी कर देती हूँ, उसे हरे भी कर देती हूँ और हरी भी कर देती हूँ, हरा तोता कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये हरा रंग जो विशेषता है, इसे हम वाक्यों के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए ये भी विकारी शब्द हैं। इसके बाद है क्रिया। क्रिया भी विकारी शब्द है, क्योंकि क्रिया में भी परिवर्तन होते हैं। अगर हम एक वचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं और बहुवचन के लिए प्रयोग करें, अगर मैं है शब्द का ही प्रयोग करूं तो मैं एक वचन में है का प्रयोग करूंगी और बहुवचन में मैं है पे बिंदी लगा दूंगी, तो वो उसका परिवर्तित रूप हो गया।
जिस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है आया, आना, आए, मतलब आना ही है, लेकिन आने के लिए हमने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, तो इसलिए ये सब जो हैं ये परिवर्तनशील हैं। तो ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं अविकारी शब्द पर। जैसा कि मैंने बताया था, अविकारी शब्द किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित नहीं होते, यानी इन पर ना किसी लिंग का असर होता है, ना वचन का असर होता है, ना काल का असर होता है। ये किसी भी वजह से नहीं बदलते। ये हर लिंग, वचन और काल में एक रूप में ही बने रहते हैं, यानी एक समान ही रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। ये भी 4 होते हैं, और ये 4 कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे धीरे, जल्दी, ऊपर आदि, तो ये हम वाक्यों में कभी नहीं बदलते। संबंध बोधक, संबंध क्या है? काके की, एक दूसरे से संबंध बताने वाले। तो जब किसी वाक्य में के ऊपर, के आगे, अब के चाहे एक वचन है, चाहे द्विवचन है, चाहे कोई भी लिंग है, सब में ये समान ही रहेगा। समुच्चय बोधक, जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं, जैसे या, और, क्योंकि आदि। ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, चाहे आप 2 लोगों को जोड़ो, चाहे 10 वाक्यों को जोड़ो, ये हमेशा यही रहेंगे। इसके बाद है विस्मय आदि बोधक शब्द। विस्मय आदि बोधक क्या होता है? जो हम मतलब हमारी विस्मय, हमें विस्मय कराता है, मतलब हम अपने भाव जिसमें व्यक्त करते हैं, और इसमें एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे वाह, हाय, जिसमें तो ये जो शब्द हैं ये भी परिवर्तित नहीं होते, ये भी अविकारी शब्द हैं। तो अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इसके बाद हमारा चौथा भेद है अर्थ के आधार पर। हम अर्थ के आधार पर भी शब्दों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, और नंबर 4 विपरीतार्थक शब्द। यानी अर्थ के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि शब्द जो हेडिंग है हमारी, एकार्थी शब्द, शब्द से ही क्लियर है, एक अर्थ। एकार्थी यानी जिसका एक अर्थ है। एकार्थी शब्द का अर्थ है एक अर्थ वाला। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी इन जैसे यहाँ पर है फल, पहाड़, पुस्तक, मेज, बचपन आदि, ये एक अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए ये क्या है? एकार्थी शब्द। उसके बाद है अनेकार्थी। कई ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे आम। आम क्या है? आम एक तो फल है, और एक आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसे प्रयोग करते हैं, तो आम शब्द का प्रयोग करते हैं सामान्य रूप में। कल, कल क्या होता है? मशीन और आने वाला कल। इसके अलावा भी कल होता है, कल एक ये भी होता है चैन ना पड़ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, तो इसलिए ये शब्द क्या है? अनेकार्थी। तीर, तीर जो है एक किनारा होता है, समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, और एक होता है बाण, जो हम तीर कमान चलाते हैं, वो वाला बाण। और कनक, कनक का एक अर्थ होता है सोना, और एक अर्थ होता है गेहूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ तो 2 ही अर्थ दिए गए हैं, लेकिन ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वो सारे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, ये हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। इन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें सिनोनियम्स कह सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स कह सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, जैसे घर, घर को हम गृह भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं। जल को हम नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं। कपड़ा को हम वस्त्र भी कहते हैं, चीर भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। पृथ्वी को हम भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, और भूमि भी कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इन शब्दों की मतलब अलग अलग शब्दों का जो अर्थ है वो एक समान है। तो हम अर्थ के आधार पर भी हम वाक्यों के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी वाक्य में लगता है कि घर से हमारा वाक्य अच्छा बन रहा है तो हम घर का प्रयोग करते हैं। अगर हमें लगता है हमें सदन का प्रयोग करना चाहिए तो हम सदन का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ के आधार पर हम अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। इसके बाद विपरीतार्थक शब्द, यानी जो विपरीत अर्थ कराता है। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ वाले होते हैं, ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। ऑपोजिट वर्ड या एंटोनियम्स कह सकते हैं हम इंग्लिश में, जैसे ऊपर नीचे,
दिन रात, लाभ हानि, आय व्यय, जय पराजय, प्राचीन नवीन। तो इस प्रकार आपने देखा कि अर्थ के आधार पर भी हमने शब्दों को 4 भागों में बांटा। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द। तो इस 4 प्रकार से हम शब्दों के भेद करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है युग्म शब्द। युग्म शब्द क्या है? युग्म से भी क्लियर होता है कि जोड़ा, यानी हिंदी भाषा में कुछ शब्द जो होते हैं वो जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी हमेशा हम उन्हें जोड़े के रूप में, मतलब अधिकतर हम उन्हें जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्हें हम युग्म शब्द कहते हैं। जैसे सब अपने अपने घर चले जाओ, तो यहाँ अपने अपने क्या है? युग्म शब्द। यहाँ पर अपने अपने युग्म शब्द है। युग्म शब्द के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे अपना अपना, नया नया, घर घर, रोते रोते, चुपचाप, हरी भरी, गरम गरम, नरम नरम, थोड़ा थोड़ा, हंसते हंसते, जीव जंतु, भाग दौड़, खेल कूद, माता पिता, फल फूल, पशु पक्षी, सुख दुख, आना जाना, बोल चाल, यहाँ वहाँ, पढ़ना लिखना, लेना देना, साफ सुथरा, ऊपर नीचे। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये शब्द जो हैं वो हम एक साथ प्रयोग करते हैं, जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अब हम एक बार पूरे पाठ का रिवीजन कर लेते हैं, पूरे पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने इस पूरे पाठ में क्या पढ़ा। वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह क्या कहलाता है? शब्द। शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 4। या शब्दों के भेद कितने प्रकार से किए जाते हैं? 4 प्रकार से। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, जैसे कूप और घृत। तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बदल कर बने और हिंदी भाषा में शामिल हुए, जैसे कुआं और घी। देशज शब्द, वे शब्द जो देशज या प्रादेशिक भाषा से हिंदी में आए, अलग अलग बोलियों से, अलग अलग भाषाओं से आए, जैसे रोटी, थैला। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए, जैसे डॉक्टर, ट्रेन आदि। फिर अगला है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हैं तथा किसी अन्य शब्द के मिलने से नहीं बनते, जैसे फूल, घर और पुस्तक। यौगिक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे हिम प्लस आलय। फिर है योग रूढ़, वे यौगिक शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे पीत प्लस अंबर, पीतांबर, पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। इसके बाद हमने किया प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? युग्म शब्द, जैसे अपना अपना, थोड़ा थोड़ा आदि। तो बच्चों, आज हमने शब्द पर चर्चा की कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जिससे कि हिंदी भाषा के शब्दों का ज्ञान हमें भली भांति हो सके। धन्यवाद।